हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो कार्डियोटोकोग्राफी होती है उसमें आपको मिल क्या आपको अच्छा पहले से मैं बता दूं कि इस जो लेक्चर जो मैं अभी बता रही हूँ उसके अंदर मुझे जो है वो मैंने ये लेक्चर 10 टीचर्स से और इरफान मसूद से मिलकर बनाया है। सो इट ऑल्सो ये जो ब्लू में सारे पॉइंट्स लिखे हैं सारे के सारे 10 टीचर्स के हैं। सो आई हैव डन दिस और मुझे फील हो रहा है कि मैंने तकरीबन सारे के सारे पॉइंट्स जो कि 10 टीचर्स में लिखे हुए थे वो मैंने अपने ब्लू पेन से 10 टीचर्स के पॉइंट हैं जो कि इरफान मसूद में मिसिंग थे। सो इट्स काइंड ऑफ अ टोटल लेक्चर और इसमें कुछ भी पॉइंट मिसिंग नहीं है जो 10 टीचर्स में है और इसमें नहीं है। तो मैंने तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो हमारे लेक्चर्स की अगर आप इसमें से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी 10 टीचर्स से पढ़ने की, बिकॉज इसके अंदर 10 टीचर्स के पॉइंट्स मौजूद हैं। तो हम बात कर रहे थे पिछली वीडियोज़ में बीच में इंटरप्ट हो गई थी मैं। तो कार्डियोटोकोग्राफी की हमने बात कर ली, विच CTG विच इज़ कार्डियो को मैंने कहा था कि ये फीटल हार्ट रेट को शो करती है और टोको मीन्स के यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से ग्राफ है। इलेक्ट्रॉनिकली आप पेपर के ऊपर एक ग्राफ बना रही हो तो इसको कार्डियोटोकोग्राफी कहते हैं। अगर दूसरी ज़ुबान में दूसरी ज़ुबान तो नहीं खैर लैंग्वेज में अगर हम देखें तो दूसरा जो वर्ड है फॉर CTG वो EMF है, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। कोई भी आपसे अगर पहला सवाल ये करे कि जो कार्डियोटोकोग्राफी है उसका मेन जो मकसद है, जो मेन उसकी इंपॉर्टेंस है, उसका रीज़न है आप क्यों करते हो, आप फीटल असेसमेंट के लिए यूज़ करते हो ड्यूरिंग लेबर, यानी लेबर के दौरान जब आपको फीटल असेसमेंट करनी होती है तो आप CTG यूज़ करते हो। अच्छा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पॉइंट्स हैं जो कि इसमें मौजूद हैं और जो कि नहीं हैं, जो कि मैंने इरफान मसूद से लिए हैं। देखें जो इरफान मसूद में लिखा हुआ है कि CTG इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट, यानी जो फीटल हार्ट रेट है, यानी जो बेबी का हार्ट रेट है, फीटल हार्ट रेट है, उसको मॉनिटर करता है और ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। जो डायरेक्ट मेथड होता है आपको याद होगा, हम पिनार्ड जो आपका स्टेथोस्कोप होता है आप उसके थ्रू जो है वो यूज़ कर रहे होते हो। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी आपके पास एक टाइम पे आपको पिनार्ड स्टेथोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, तो जो कि फ़ीमेल के लिए होता है, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए होता है। वो डायरेक्ट मेथड होता है। जो इनडायरेक्ट मेथड होगा वो CTG है। अब CTG क्या है, बेसिकली कंटिन्यूस ट्रेसिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट यूज्ड टू असेस फीटल वेलबींग टुगेदर विद असेसमेंट ऑफ यूटेराइन एक्टिविटी और कॉन्ट्रैक्शंस। इरफान 10 टीचर्स की लाइन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो कंटिन्यूस ट्रेसिंग होती है फीटल हार्ट रेट की, इट इज़ अ कंटिन्यूस ट्रेसिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट, यानी कि आप कंटिन्यूसली मेजर कर रहे होते फीटल हार्ट रेट को और आप उसके थ्रू फीटल वेलबींग को भी मेजर कर रहे होते, देख रहे होते हो और असेस कर रहे होते यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस याद रखनी है, फीटल हार्ट रेट याद रखना है और इलेक्ट्रॉनिकली आप इसे ग्राफ पे बना रहे हो, इसे कार्डियोटोकोग्राफ कहते हैं। और इसका जो दूसरा वर्ड है इसे इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, CTG जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करती है फीटल हार्ट रेट की अलॉन्ग विद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, वही वाली बात आ गई। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर कैसा है, देखिए बेसिकली होता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, आप उसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे, ये लिखा हुआ है लेफ़्ट लेटरल या फिर सेमी रिकम्बेंट पोजीशन पे आप उसको लिटा देते हैं। फिर आप 2 ट्रांसड्यूसर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, एक आप मदर के एब्डोमेन पे लगा देते हैं और उसके थ्रू आप प्रेशर सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्शंस जो है टोकोडाइनोमीटर के थ्रू, जिसे स्ट्रेच गॉज कहते हैं, आप उसके थ्रू मेजर कर रहे होते हैं। यानी कि एक जो ट्रांसड्यूसर होता है जो आप लगा रहे हैं मदर के एब्डोमेन के ऊपर, वो बेसिकली मेजर कर रहा है आपका एब्डोमेन के ऊपर, वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को मेजर कर रहा है एक ट्रांसड्यूसर, और दूसरा जो है वो फीटल हार्ट रेट को जो है वो मॉनिटर कर रहा है। जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को कर रहा है, आपको पता है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को कर रहा है एक ट्रांसड्यूसर और दूसरा ट्रांसड्यूसर जो होता है सेकंड ट्रांसड्यूसर वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू या जो डॉपलर्स के थ्रू या अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपकी जो है वो कंटिन्यूस असेसमेंट कर रहा होता है फीटल हार्ट रेट की। तो हमने ये बात याद रखनी है कि एक तो पहला ट्रांसड्यूसर है जो कि आपके पास यानी 2 ट्रांसड्यूसर होते हैं, जो एक एब्डोमेन पे लगा दिए तो उसके थ्रू आप यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से मेजर कर रहे हो, दूसरा लगा दिया दूसरे ट्रांसड्यूसर के थ्रू आप अल्ट्रासाउंड या डॉपलर्स के थ्रू आप फीटल हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे होते हो। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग होती है कितने मिनट्स के लिए होती है, 30 मिनट्स के लिए होती है, यानी 30 मिनट्स तक तकरीबन जो है आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो कंटिन्यूसली। और फिर आगे बस 2 लाइनें बनकर आ रही होती हैं एक पेपर के ऊपर, मैं ग्राफ में अगली वीडियो में दिखाऊंगी सारे के सारे। तो 2 लाइन्स होती हैं, एक लाइन जो होती है वो आपके पास यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी, एक लाइन शो करेगी फीटल हार्ट रेट, दूसरी शो करेगी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस या एक्टिविटी। और इन एडिशन इसके अलावा जो है फीटल मूवमेंट्स भी शो कर सकती है थ्रू टोकोडाइनोमीटर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं
कि कौन कौन से मार्कर्स होते हैं सीटीजी के। देखिए सीटीजी जो है ना उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो सीटीजी के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो बेसलाइन हार्ट रेट है। तो जो बेसलाइन हार्ट रेट है वो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और फिर बेसलाइन वेरिएबिलिटी भी है। तो बेसलाइन हार्ट रेट है, जो बेसलाइन हार्ट रेट है, बेसलाइन वेरिएबिलिटी है, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन आपको दिमाग में याद रखना है, और जो आपने निमोनिक बनाना है तो BBAD बनाना है। तो BBAD, इट्स BBAD, B फॉर बेसलाइन हार्ट रेट, B फॉर बेसलाइन वेरिएबिलिटी, A फॉर एक्सेलरेशन, D फॉर डिसेलरेशन। बेसलाइन हार्ट रेट है, बेसलाइन वेरिएबिलिटी है, फिर एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन आपने याद रखनी है। अच्छा आपको याद भी रखना है कि जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारे 96 के पॉइंट है जो इसमें मिसिंग है। फैक्टर्स होते हैं जैसे फीटल हाइपोक्सिया, वो मॉडिफाई करते हैं सिग्नल्स ऑफ मेजोमोटर कीमो रिसेप्टर्स और बैरो रिसेप्टर्स, यानी कि 3 चीज़ें होती हैं आपके पास। तो इसमें आपके पास जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर बेबी है, फीटस है, वो हाइपोक्सिक है, तो वो बेसिकली मॉडिफाई कर लेगा वेजोमोटर रिस्पॉन्स, कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स या बैरो रिसेप्टर रिस्पॉन्स को, जिसकी वजह से मॉडिफाई होंगी या चेंजेस आएंगी आपकी इन सारी चीज़ों में सीटीजी में। असेसमेंट जो है वो आप बेस जो है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सी रीज़न होते हैं कि कोई सीटीजी क्यों कब करते हैं, या कौन कौन सा कॉज हो सकता है जिसमें आप सीटीजी की आपको मदद लेनी ज़रूरी हो सकती है, वो फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी हो सकती है और फीटल एनीमिया भी हो सकता है। अच्छा अब हम बात करते हैं बेसलाइन हार्ट रेट पे। बेसलाइन हार्ट रेट आ जाता है पहला पॉइंट, ये बेसिकली मीन लेवल जो करता है फीटल हार्ट रेट का व्हेन दिस इज स्टेबल आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ द एक्सेलरेशन डिसेलरेशन। इट फॉल्स विद एडवांसिंग डेस्टिनेशन एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिंग फीटल पैरासिम्पैथेटिक वेगल टोन। अब हमें इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है वो हमें सिर्फ इतनी बात जो है वो याद रखनी है, बेसलाइन हार्ट रेट याद रखना है। अच्छा ये बेसलाइन हार्ट रेट का क्या चक्कर होता है कि जो बेसलाइन हार्ट रेट है बेसिकली बेसलाइन हार्ट रेट जो होता है वो बस इतना याद रखें इसमें कि जो बेसलाइन हार्ट रेट है एडवांस, जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ती जाएगी तो जो पैरासिम्पैथेटिक टोन होती है, वेगल टोन होती है, वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ती है वैसे वैसे आपको पता है हार्ट रेट कम होता रहता है। तो बेसलाइन जो हार्ट रेट होगी वो कम होती जाएगी जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक या वेगल टोन होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, वो मैच्योर हो रही होती है। इस लाइन का ये मतलब है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो रिकॉर्ड हो रही होती है बेसलाइन हार्ट रेट, वो रिकॉर्ड हो रही होती है विदिन 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो बेसलाइन हार्ट रेट मेंटेन हो रही है। अच्छा अब उसके बाद आते हैं फीटल टैकीकार्डिया। अब जो बेसलाइन हार्ट रेट है वो दो चीज़ें शो करता है। वन इज़ फीटल टैकीकार्डिया, अनदर इज़ फीटल ब्रेडीकार्डिया। जो फीटल टैकीकार्डिया है, अच्छा नॉर्मल जो आपके पास जो बेसलाइन हार्ट रेट होती है वो आपने याद रखनी है 110 to 150 बीट्स पर मिनट। BPM शो करते हैं बीट्स पर मिनट, तो बेसलाइन कितनी है 110 to 150 बीट्स पर मिनट। 110 से 150 बीट्स पर मिनट इज़ योर बेसलाइन हार्ट रेट होता है। अगर यही ग्राफ के ऊपर फीटल टैकीकार्डिया, जो मैं बाद में बताऊंगी ग्राफ के थ्रू, फीटल टैकीकार्डिया कब होगा? जब 150 को क्रॉस कर जाए, नहीं 160 से ज़्यादा हो जाए तो टैकीकार्डिया हो गया। अब इसकी रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं कि बेसलाइन हार्ट रेट जो है, बेसलाइन फीटल हार्ट रेट जो है वो टैकीकार्डिया, फीटल टैकीकार्डिया शो कर रहा है, यानी कि जो बीट्स पर मिनट है BPM है वो 160 से ज़्यादा है। वो उसकी रीजंस क्या है? अब उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट रीजंस आ जाते हैं वो आपके पास आ जाते हैं फीटल मैटरनल इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शंस में, एनीमिया में, एरिथमिया में। आपने ऐसे याद करना है, इन्फेक्शंस, एनीमिया, एरिथमिया। तो FFF तो तीनों में आपने याद रखना है IAA। तो IAA कैसे करेंगे? ये I है, फिर A है और फिर A है। IAA विच इज़ इन्फेक्शन, एनीमिया, एरिथमिया। इन्फेक्शन, एनीमिया, एरिथमिया, इन्फेक्शन, एनीमिया, एरिथमिया। या फिर आप ड्रग्स याद करने एडिनो रिसेप्टर एगनिस्ट, या फिर जिसे आप रिटोडिन कहते हैं उसके थ्रू भी। तो IAA इज़ द वन, एंड IAA में आपके पास आ जाता है इन्फेक्शन, एनीमिया, एरिथमिया। तो आपने याद रखना है कि फीटल टैकीकार्डिया जो आपके पास बेसलाइन हार्ट रेट है, बेसलाइन हार्ट रेट में आपको फीटल टैकीकार्डिया किन कंडीशंस में मिलता है? फीटल टैकीकार्डिया आपको इन्फेक्शंस में, एरिथमिया में, एनीमिया में मिलता है। उसी तरह ब्रेडीकार्डिया, देखिए हमने बात की थी जो नॉर्मल जो बेसलाइन हार्ट रेट है, बेसलाइन नॉर्मल जो बेसलाइन हार्ट रेट है वो आपके पास 110 to 150 है। तो 160 से ज़्यादा था या 150 से ज़्यादा था तो टैकीकार्डिया था, 110 से कम हो गया तो वो ब्रेडीकार्डिया हो गया, 110 से कम हो गया तो वो ब्रेडीकार्डिया हो गया, 160 से ज़्यादा हो गया तो टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया 160 से ज़्यादा, ब्रेडीकार्डिया 110 से ज़्यादा। अच्छा इसकी क्या रीज़न? इसकी IAA था, अनिमोनिक, जैसे इन्फेक्शन, एनीमिया, एरिथमिया। इसमें क्या है? हाइपोक्सिया, इसको आप कर लें H, F और D। मैं
मेरा लेफ्ट हैंड है इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है। HFD इज़ हाइपोक्सिया, इसको भी HAD कर लें, हाइपोक्सिया, एरिथमिया और ड्रग्स। वो था IAA, ये है HAD, ये हेड है और ये आई इज इन्फेक्शन, एनीमिया, एरिथमिया, हेड है हाइपोक्सीमिया, एरिथमिया और ड्रग्स, हाइपोक्सीमिया, एरिथमिया और ड्रग्स, HAD हाइपोक्सीमिया, एरिथमिया, ड्रग्स, HAD एंड इन्फेक्शन, एनीमिया, एरिथमिया, हाइपोक्सीमिया, एरिथमिया और ड्रग्स। सही, ऐसे ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया 110 से कम, टैकीकार्डिया जो है ये टैकीकार्डिया जो है वो 160 से ज़्यादा। सही, ये थी आपके पास पहली हेडिंग विच इज़ बेस लाइन फीटल हार्ट रेट। अब यही अगर फीटल हार्ट रेट वेरिएबल हो जाए, अब यही अगर वेरिएबल हो जाए तो फिर क्या होगा? ये सारे 10 टीचर से पॉइंट्स हैं जो मिसिंग हैं इरफान उसको। बेस लाइन वेरिएबिलिटी, इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म, देखिए शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस भी होती हैं, शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी भी होती है, जो कि आपके पास बीट टू बीट होती है। आपको याद रखना होगा कि बीट टू बीट होती है, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी बीट टू बीट होती है, एक बीट से दूसरी बीट में वेरिएबिलिटी होती है और इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग जेस्टेशन एज एंड मेजर्ड विद कंप्यूटर असिस्टेड एनालिसिस। हमने जो बेस लाइन हार्ट रेट की बात की थी, हमने कहा था एडवांस जेस्टेशन एज, यानी जो बेस लाइन हार्ट रेट होती है ना, बेस लाइन वो कम होती जाती है अलॉन्ग विद जेस्टेशन एज, यानी कि जैसे जैसे जेस्टेशन एज यानी वीक्स बढ़ते जाएंगे मदर के फीटस के, तो फिर उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक यानी वेगल टोन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बेस लाइन हार्ट रेट कम होता जाएगा। लेकिन जो वेरिएबिलिटी होती है वो अलॉन्ग विद जेस्टेशन एज बढ़ती जाती है, अलॉन्ग विद जेस्टेशन एज जो है बढ़ती जाती है, शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी। अब बेस लाइन वेरिएबिलिटी क्या होती है? इसका शॉर्ट टर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। बेस लाइन वेरिएबिलिटी, बेस लाइन वेरिएबिलिटी होती है टू लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन इन हार्ट रेट अकरिंग बिटवीन 2 to 6 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 2 to 6 टाइम। इसकी डेफिनेशन ही यही है बेस लाइन वेरिएबिलिटी की कि इट रिफर्स टू लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन हो रही है हार्ट रेट में, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन हो रही है बिटवीन 2 to 6 टाइम्स पर मिनट, यानी 2 से 2 to 6 टाइम्स पर मिनट में लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन हो रही है, आप उसको बेस लाइन वेरिएबिलिटी कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट बेस लाइन वेरिएबिलिटी रिफर्स टू लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन इन हार्ट रेट अकरिंग बिटवीन 2 to 6 टाइम्स पर मिनट, यानी पर मिनट 2 से 6 टाइम्स, 2 to 6 टाइम्स में फ्लक्चुएशन आ रही है। जो नॉर्मल बेस लाइन वेरिएबिलिटी तो है, लेकिन वेरिएबिलिटी नॉर्मल भी होती है। जो नॉर्मल वेरिएबिलिटी होती है वो नॉर्मल शो करती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी मुझसे कोई पूछे कि बेस लाइन वेरिएबिलिटी फीटल हार्ट रेट की नॉर्मल वेरिएबिलिटी क्या शो करती है? नॉर्मल बेस लाइन वेरिएबिलिटी शो करती है नॉर्मल फीटल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो नॉर्मल कब होगा? जब नॉर्मल बेस लाइन वेरिएबिलिटी होगी। वेरिएबिलिटी नॉर्मल है तो समझो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बच्चे का नॉर्मल है, ये इसका मतलब है। अच्छा, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, यानी कि नॉर्मल वेरिएबिलिटी क्या है? नॉर्मल वेरिएबिलिटी होती है 10 to 25 बीट्स पर मिनट। 10 to 25 बीट्स पर मिनट नॉर्मल है। रिड्यूस कब है? जब 10 से कम है। और सैचुरेटरी यानी कि ज़्यादा कब है? जब 25 से ज़्यादा है। तो 10 to 25 है, कम रिड्यूस होगी 10 से कम, सैचुरेटरी होगी 25 से ज़्यादा। अच्छा, यहाँ क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि जो बेस लाइन वेरिएबिलिटी है वो एब नॉर्मल कब होगी? जब लेस देन 10 होगी। और ये 10 टीचर से पॉइंट है। बेस लाइन वेरिएबिलिटी मॉडिफाइड बाय फीटल स्लीप एंड एक्टिविटी, हाइपोक्सिया, इन्फेक्शन, ड्रग्स, ओपियोइड्स और हाइपोटोनिक ड्रग्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने देख लेना है कि जो वेरिएबिलिटी है, ये जो बेस लाइन वेरिएबिलिटी है नॉर्मली तो 10 to 25 है। अब जब ये एबनॉर्मल हो रही है, यानी कि 10 से कम हो रही है, 25 से ज़्यादा हो रही है, तो वो किन कंडीशंस में हो रही है? अगर यही वेरिएबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो वो कब होगी? वो हाइपोक्सीमिया में होगी, वो फीटल मूवमेंट में होगी, फीटल एरिथमिया में होगी। इसको आप याद कर लो कि अर्ली हाइपोक्सीमिया, यानी कि या एक्यूट हाइपोक्सीमिया या अर्ली हाइपोक्सीमिया, फीटल मूवमेंट और फीटल एरिथमिया, यानी कि जब फीटल एरिथमिया होगी, फीटल की मूवमेंट होगी या फिर हाइपोक्सीमिया होगा, तो इंक्रीज़ होगी बेस लाइन वेरिएबिलिटी। और बेस लाइन वेरिएबिलिटी डिक्रीज़ कब होगी? इसका अपोजिट कर लो, यानी आप सिर्फ इंक्रीज़ बेस लाइन वेरिएबिलिटी के पॉइंट या बेस लाइन वेरिएबिलिटी के पॉइंट इंक्रीज़ वाले याद करेंगे और जो उसके अपोजिट होंगे ना वो होंगे आपके पास डिक्रीज़ के। तो रीजन्स यानी कि इंक्रीज़ के क्या आती है कि अर्ली हाइपोक्सीमिया, इसकी है लेट हाइपोक्सीमिया, क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया। ये था फीटल मूवमेंट। डिक्रीज़ कब होगी? जब बच्चा सो रहा होगा। जब मूवमेंट होगी तो ऑफकोर्स इंक्रीज़ होगी जब बच्चा सो रहा होगा, स्लीप
स्टेट में होगा तो डिक्रीज़ हो जाएगी। अर्ली हाइपोक्सीमिया तो इंक्रीज थी, डिक्रीज हाइपोक्सीमिया क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया नहीं डिक्रीज। इसमें एरिथमिया, इसमें आपने ड्रग्स दे दी, सिडेटिव्स दे दिए, हिप्नोटिक्स दे दिए, ओपियोइड्स दे दिए, पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक्स दे दिए, तो ये सॉरी पैरासिम्पैथेटोलाइटिक्स दे दिए, तो क्या होगा इससे बेबी का जो बेसलाइन वेरिएबिलिटी है हार्ट रेट की वो कम हो जाएगी, ओपियोइड से, सिडेटिव से, हिप्नोटिक से। सही है। आता है एक्सेलरेशन। अब जो फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन है उसका क्या चक्कर होता है। अब जो फीटल जो हार्ट रेट एक्सेलरेशन है वो कब होगी। एक्सेलरेशन जो है ना ट्रांजिएंट राइज होता है फीटल हार्ट रेट में बाई एटलीस्ट 15 BPM ओवर बेसलाइन लास्टिंग फॉर 15 सेकेंड। ये डेफिनेशन है, याद होनी चाहिए कि फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन है वो कब होती है। बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होती है, ट्रांजिएंट राइज इन फीटल हार्ट रेट बाई एटलीस्ट 15 BPM ओवर बेसलाइन लास्टिंग 15 सेकेंड। इसका मतलब जो उर्दू में इसका मतलब है ये है कि फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन हो रही है, यानी फीटल हार्ट रेट बढ़ रहा है, यानी कि 15 सेकेंड में, यानी 15 सेकेंड के अंदर अगर फीटल हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है या राइज कर रहा है 15 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा, यानी कि 15 सेकेंड में मैं काउंट करती हूँ, अपनी स्टॉपवॉच खोलती हूँ, मैं जो है बीट्स देखती हूँ, हार्ट बीट देखती हूँ बेबी की, फीटस की, मैं देखती हूँ कि यार 15 सेकेंड में 15 से ज़्यादा बीट्स आ रही हैं बेबी की, तो मैं उसे कहती हूँ कि राइज हो रहा है फीटल हार्ट रेट। 15 सेकेंड में 15 से ज़्यादा बीट्स आ रही हैं बेबी की, तो फीटल हार्ट रेट राइज हो रहा है, इसे एक्सेलरेशन कहेंगे। 15 बीट्स है, 15 सेकेंड से फीटल हार्ट रेट राइज हो रहा है। और मोर देन 2 प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एक्सेलरेशन ऑन अ 20 to 30 मिनट CTG डिफाइंस इज रिएक्टिव ट्रेस। अच्छा, रिएक्टिव ट्रेस क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्या होता है कि अगर जैसे जैसे ग्राफ आएगा ना, तो मैं ग्राफ में बताऊंगी एक्सेलरेशन नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ क्या होता है। अगर 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन आ गई है ग्राफ में ऑन अ 20 to 30 मिनट CTG, यानी कि जो CTG मैंने ग्राफ जो बनाया जो ग्राफ है वो 20 to 30 मिनट्स का है, जो कि नॉर्मली जो है वो 5 to 10 मिनट्स में आप रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वैसे देखें तो 20 to 30 मिनट्स। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशंस आ गई हैं CTG पे, तो आप उसको रिएक्टिव ट्रेस कहते हैं। और रिएक्टिव ट्रेस जो इंडिकेट करता है नॉन हाइपोक्सिक फीटस विच इज़ अ पॉजिटिव साइन ऑफ फीटल हेल्थ। ये जो पॉइंट है ये 10 टीचर्स में लिखा हुआ है, ये वाला ब्लू वाला जितने भी हैं वो ब्लू वाले 10 टीचर्स के हैं। तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन 2 एक्सेलरेशन से ज़्यादा आ गई हैं 20 to 30 मिनट्स के अंदर, 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन आ गई हैं CTG में, आप उसे रिएक्टिव ट्रेस कहते हो। रिएक्टिव ट्रेस जो है वो पॉजिटिव इंडिकेट करता है नॉन हाइपोक्सिक फीटस, यानी वो फीटस जो कि नॉन हाइपोक्सिक है। नॉन हाइपोक्सिक मतलब नॉर्मल है वो फीटस, यानी पॉजिटिव हेल्दी साइन। एक्सेलरेशन मीडिएटेड बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड गुड साइन ऑफ फीटल हेल्थ। ये क्या होती हैं, दिस आर गुड साइन ऑफ फीटल हेल्थ। अच्छा, डिसेलेशन पे आती हैं। सॉरी मेरा हाथ थोड़ा हिल रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड। डिसेलेशन क्या है, डिसेलेशन है ट्रांजिएंट रिड्यूस, उसी की ऑपोजिट कर लो कि डिसेलेशन ट्रांजिएंट जो है वो ट्रांजिएंट रिडक्शन है, वो राइज था, ये रिडक्शन है फीटल हार्ट रेट बाई एटलीस्ट 15 BPM ओवर द बेसलाइन लास्टिंग 15 सेकेंड, यानी कि 15 सेकेंड के अंदर जो आपने स्टॉप वॉच खोली, आपने देखा कि जो फीटस का हार्ट रेट आप देख रहे थे, तो उसमें आपने देखा कि 15 सेकेंड के अंदर 15 बीट से कम आई हैं और वो ग्रेजुअली कम हो रही हैं, तो आप उसको कहोगे फीटल हार्ट रेट जो है उसका डिसेलेशन में जा रहा है। ये क्या शो करता है, जैसे जो एक्सेलरेशन थी वो पॉजिटिव फीटल हेल्थ शो कर रही थी, या जो नॉन हाइपोक्सिक चाइल्ड शो करी, डिसेलेशन शो करती है फीटल हाइपोक्सिया या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। और CTG में आपको जब देखोगे तो आपको जो है वो रिड्यूस वाइबिलिटी मिलेगी। तो ये डिसेलेशन क्या शो करती है, रिड्यूस्ड वाइबिलिटी, यानी कि वाइबिलिटी के चांस कम हो जाते हैं। रिड्यूस वेरिएबिलिटी, वाइबिलिटी नहीं वेरिएबिलिटी, उल्टा हो गया। तो डिसेलेरेशन क्या है कि 15 सेकंड्स के अंदर 15 बीट से भी कम आपको मिल रही है, तो वो डिसेलेरेशन हो गई। और वो फीटल हाइपोक्सिया शो करता है वो, और जो एक्सेलरेशन थी वो फीटल नॉन हाइपोक्सिया फीटस शो कर दिया, हाइपोक्सिक फीटस शो कर दिया, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। ये चीज़ें आनी चाहिए जो रीजंस होते हैं ना कि ये शो क्या करें। अच्छा, अर्ली डिसेलेरेशन होती है, लेट डिसेलेरेशन होती हैं और वेरिएबल डिसेलेरेशन। अर्ली डिसेलेरेशन क्या होती है, ये होती हैं जब पीक ऑफ डिसेलेरेशन कॉन्साइड करती है पीक ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जब मैं ग्राफ पढ़ाऊँगी तो मैं उसमें अर्ली डिसेलेरेशन दिखाऊंगी कि यहाँ पे जैसे डिसेलेरेशन हो रही है तो उसी ऊपर की तरफ हार्ट रेट है, नीचे की तरफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी
क्या हो रहा है कि उस वक्त जो है ना वो जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बढ़ रही हैं, पीक आ रही है डिसेलरेशन की, और जो पीक है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की उसके साथ कॉन्साइड कर रही है, तो आप उसको कहते हैं अर्ली डिसेलरेशन। और ये शो क्या करती है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, याद रखना है कि ये शो करती है फीटल हेड कंप्रेशन। फीटल हेड कंप्रेशन यानी अर्ली डिसेलरेशन कब मिलेगी आपको, फीटल हेड कंप्रेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। उसके बाद आपके पास आता है फीटल, चला जाता था आपके पास लेट डिसेलेशन। अर्ली डिसेलेशन थी जो कि फीटल हेड कॉम्प्रोमाइज़ शो कर रही थी, फीटल हेड कंप्रेशन शो कर रही थी, और उसमें पीक ऑफ डिसेलेशन, पीक ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो है वो कंप्राई कर रही थी, साथ आ रही थी। ये क्या है, डिसेलेशन हैव एटलीस्ट 15 सेकेंड टाइम लाइन बिटवीन द पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड दी पीक ऑफ डिसेलेशन। यानी कि आपके पास क्या होता है कि कॉन्साइड ना करें। लेट डिसेलेशन क्या हो गई कि एक ग्राफ के ऊपर मेरे पास जो डिसेलरेशन आई वो मेरे पास इधर आई, सही है, ये डिसेलरेशन फीटल आर्टरी में डिसेलरेशन यहाँ आई, और जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है ना वो तकरीबन यहाँ आ रही है। तो ये 15 सेकंड का यहाँ पे टाइम लैग हो गया है बिटवीन डिसेलरेशन एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, सही है। तो ये क्या हो गया, डिलेट डिसेलरेशन हो गया कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्शन आ रही है वो बेसिकली 15 सेकंड के बाद आ रही है। पीक ऑफ डिसेलरेशन के 15 सेकंड के बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है ग्राफ के अंदर, तो आप उसे कहते हो कि वो लेट डिसेलरेशन है। और ये क्या शो, जैसे अर्ली डिसेलरेशन शो कर रहा था फीटल हेड कंप्रेशन, ये शो कर रहा है यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी या एसिडोसिस। एसिडोसिस कर लो ज़्यादा आता है पेपर। वेरिएबल डिसेलरेशन जो है वो क्या, इरेगुलर पैटर्न है, यानी सडन डिक्रीज हो रहा है हार्ट रेट, सडन रिटर्न हो रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। इसके रीज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इसकी डिस्क्रिप्शन। यानी वेरिएबल डिसेलरेशन अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, लेट डिसेलरेशन यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी एसिडोसिस, और अर्ली डिसेलरेशन आपके पास था फीटल हेड कंप्रेशन। तो इसकी रीज़न याद रखना है। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या है सीटीजी की, क्लासिफिकेशन याद कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जो क्लासिफिकेशन होती है यानी कि आपके पास नॉर्मल होती है, सस्पिशियस होती है, एबनॉर्मल होती है। जो नॉर्मल होती है, इसमें बेसलाइन हार्ट रेट जो हमने पहले पढ़ा था वो 110 से 150 होता है। 110 से ज़्यादा 110 से कम ब्रेडिकार्डिया, और 50 से ज़्यादा टैकीकार्डिया, आपको याद होगा। उसकी रीज़न भी पता होनी चाहिए। वेरिएबिलिटी जो थी वो 10 to 25 से तकरीबन नॉर्मल थी, 10 से कम थी तो फिर वो रिड्यूस्ड हो रही थी, 25 से ज़्यादा थी तो सैचुरेटरी होती थी। 2 एक्सेलरेशन जो थी वो आपके पास 20 मिनट्स में आ रही है, नॉर्मल है। डिसेलेशन कोई भी ना हो, कि डिसेलेशन होती एबनॉर्मल है। सस्पिशियस कब होगा, सस्पिशियस सीटीजी तब होती है जब इनमें से कोई भी एक फीचर एबनॉर्मल